हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है पाषाण युग। एक ऐसा युग जिसके बारे में यह कहा जाता है कि पृथ्वी जब आरंभ हुआ था तो वो पूरी तरीके से इस युग में धरती जो है वो बर्फ से ढकी हुई थी। पहली बार इस युग के बारे में बताने वाले, इस पे रिसर्च करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसवुड। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूसवुड, जिन्होंने पहली बार पाषाण युग का अनुसंधान, दैट मीन्स रिसर्च किया था। हालांकि वो पहले वैसे व्यक्ति रहे जिन्होंने 1863 में प्रथम अनुसंधान करने का श्रेय इनको दिया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे ये पूछे कि सर्वाधिक पाषाण युग में अनुसंधान किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा वो एच.डी. संकालिया। क्या नाम है? एच.डी. संकालिया के द्वारा पहली बार जो है वो पहली बार में कौन आएगा? रॉबर्ट ब्रूसवुड। याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूसवुड जो है पाषाण युग का पहला अनुसंधान करने वाले व्यक्ति हैं और सर्वाधिक अनुसंधान पाषाण युग में करने वाले व्यक्ति जो हैं वो एच.डी. संकालिया हैं। इन्होंने पूरी तरीके से कश्मीर का एक क्षेत्र पहलगाम से लेकर वो ये खोज आरंभ किए और सर्वाधिक रिसर्च जो है इन्हीं के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? एच.डी. संकालिया के द्वारा। पाषाण युग मतलब क्या? एक ऐसा युग जब इंसान, मनुष्य जाति, पशु पक्षी, इनसे पहले जो है वो पूरी तरीके से पृथ्वी जो है वो बर्फ से ढकी हुई थी। अब मैं इनके संस्कृतियों की बात करता हूं, तो संस्कृतियों को बात करने से पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि प्राचीन भारत का इतिहास क्या है। चूंकि हम लोग भारतीय इतिहास में हैं, तो प्राचीन भारत का इतिहास क्या है। तो वो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं भारत के इतिहास या प्राचीन इतिहास को हम लोग 3 सेक्शंस में बांटते हैं, जिसमें एक सेक्शन हम लोगों का कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। एक ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित चीजें नहीं प्राप्त है। प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित चीजें नहीं प्राप्त हैं। बस इसका एक ही स्रोत है, जो स्रोत कहलाता है पुरातात्विक सिद्धांत, पुरातात्विक सर्वेक्षण या पुरातात्विक माध्यम। ठीक है, हमने कल के वीडियो में देखा था पुरातात्विक क्या है। अब मैं बात करूंगा इस प्राग ऐतिहासिक काल का पुरातात्विक माध्यम से हम लोगों को जो युग का पता चलता है, जो साक्ष्य के बाद पता चलता है, वो युग कहलाता है हम लोगों का पाषाण काल। क्या कहलाता है हम लोगों का? पाषाण काल, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चूंकि हमारा टॉपिक ये है पाषाण युग की संस्कृति और उसकी जीवन शैली। दूसरा हम लोगों का आता है सैंधव सभ्यता के लिए एक काल आता है जो कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। देखो ध्यान रखना, प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित चीजें नहीं मिली है। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित चीजें नहीं मिली हैं, केवल एक ही माध्यम साक्ष्य के तौर पे है। वो साक्ष्य जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में प्राग ऐतिहासिक को हम जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक, एक ऐसा काल जिसमें लिखित विवरण तो मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित विवरण तो मिला है, मतलब लिखी हुई चीजें मिली हैं, लेकिन वो आज तक पढ़ा नहीं गया है। अक्षरों की जानकारियां हम लोगों को भले प्राप्त हो गई, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में क्या लिखा हुआ है ये हम लोगों को पता नहीं है। मतलब यहां पे हम बोलेंगे क्या कि यहां लिखित विवरण हम लोगों को मिला है, लिखित विवरण हम लोगों को मिला है, लेकिन हम लोग इसे पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, पहला क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित कोई चीजें नहीं है, साक्ष्य के तौर पर केवल क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक है जिसमें लिखित चीजें मिली है। इसका उदाहरण हम लोगों का, सबसे अच्छा उदाहरण हम लोगों का है वो सैंधव सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी हम लोग इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इंडस वैली बोलते हैं। स्टूडेंट्स, लगातार चैनल्स पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग इस चैनल्स में रूटीन वाइज क्लासेस दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब मैं बात करूंगा अगला ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसमें पुरातत्व भी है और साहित्य भी है। इसमें इस स्रोत में, ऐतिहासिक काल के स्रोत में पुरातत्व सर्वेक्षण भी है या पुरातत्व साक्ष्य भी है और साहित्य साक्ष्य भी है। याद नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना है। यहां मैंने क्या कहा? पुरातत्व है सर,
यहां मैंने क्या कहा, पुरातत्व है, ठीक है। यहां क्या है, लिखित है, तो पुरातत्व प्लस लिखित इज इक्वल टू ऐतिहासिक काल। पुरातत्व प्लस लिखित इज इक्वल टू ऐतिहासिक काल। चूंकि ऐतिहासिक काल में दोनों चीजें मौजूद है, पुरातत्व का भी और साहित्य का भी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है। अब मैं बात करूंगा इसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल में हमने एग्जांपल देखा किसका, पाषाण काल का। इस पाषाण काल को जो है वो 3 भाग में बांटकर पढ़ा जाता है। पाषाण काल को 3 भाग में बांटकर पढ़ा जाता है। स्टूडेंट्स, कई क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, जिसमें एक तो गारंटेड क्वेश्चन होता है कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, तो लिखित विवरण है परंतु पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। इसके बाद प्रथम अनुसंधान का श्रेय वाला भी क्वेश्चन जो है पाषाण युग से आ ही जाता है। सर्वाधिक का भी कई बार देखा गया है कि सर्वाधिक अनुसंधान किसके द्वारा, पाषाण युग में किया गया था। अब मैं बात कर रहा हूं क्या, प्राग ऐतिहासिक के लिए कौन सा केस है, पाषाण काल है। कौन सा है, पाषाण काल है। इस पाषाण काल को हम लोग 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें एक हम लोगों का कहलाता है पूरा पाषाण काल। क्या कहलाता है, एक हम लोगों का पूरा पाषाण काल। क्या कहलाता है, पूरा पाषाण काल। दूसरा हम लोगों का कहलाता है मध्य पाषाण काल, ठीक है। और तीसरा हम लोगों को जो कहलाता है वो नव पाषाण काल। पूरा मतलब बहुत पुराना, पाषाण काल तो हम पढ़ ही रहे हैं। पूरा मतलब क्या, बहुत पुराना जो आरंभ था। मध्य मतलब क्या, बीच वाला काल। और नव मतलब क्या, नया वाला काल। इसे याद रखना, ठीक है। पूरा मतलब बहुत पुराना, मध्य मतलब बीच वाला काल, और नव पाषाण मतलब नया वाला काल। ये 3 सेक्शंस में पाषाण युग को हम लोग बांट लेते हैं। इस पाषाण युग में हम लोग बात करेंगे पाषाण युग का पूरा पाषाण काल को जो है वहां पे फिर हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, जिसमें एक कहलाता है निम्न पूरा पाषाण, दूसरा हम लोगों का मध्य पाषाण, और तीसरा हम लोगों का नव पाषाण, ठीक है। पूरा पाषाण कितने में बटा है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। जहां तक बात रहती है मध्य पाषाण की, तो मध्य पाषाण में याद रखना इसमें सर्वाधिक संख्या या सर्वाधिक चीजें जो हैं वो विंध्य क्षेत्र से हैं। इस चीज को बताने वाले व्यक्ति जो हैं उनका नाम सी क्लाइयल है, जो 1867 में ये बताए थे कि मध्य पाषाण काल जो है सर्वाधिक क्षेत्र जो उसका है वो है विंध्य क्षेत्र। क्या है, विंध्य क्षेत्र है। सी क्लाइल के द्वारा 1867 में इसको बताया गया था। आइए हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल। देखो, जैसे ही हम निम्न पूरा पाषाण काल की ओर आते हैं तो यहाँ के जो भी निवासी थे, निम्न पूरा पाषाण काल के जो भी निवासी थे, उन तमाम निवासियों के बारे में किसी भी इतिहासकार के द्वारा कोई निश्चित मत नहीं दिया गया है, क्योंकि हर लोगों का अलग अलग थॉट आया है, क्योंकि इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिखता। याद रखना, निम्न पूरा पाषाण काल के जो भी रहने वाले थे उन लोगों के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। इसके वजह से हर इतिहासकार का अपना अपना अलग अलग मत दिया जाता है। इस काल के लोगों के लिए यह कहा जाता है कि वृक्ष का पत्ता, छाल और पशुओं के माध्यम से जो वस्तुएं उनको प्राप्त होती थी, मतलब चमड़ा, ये तमाम चीजें जो हैं वो पूरा पाषाण काल के लोग जो है वो पहनते थे। वृक्ष का पत्ता हो, वृक्ष का छाल हो और पशुओं का चर्म हो, डेट मींस चमड़ा हो, इन तमाम चीजों को पूरा पाषाण, डेट मींस निम्न पूरा पाषाण काल के लोग जो हैं वो पहनते थे। इन लोगों के लिए औजारों के तौर पे कहा जाए तो यहाँ पे कई बार पूछता एग्जाम में, ठीक है। औजार के तौर पे हम कहेंगे तो कुल्हाड़ी इन लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता था। फलक, डेट मींस फरसा बोल सकते हैं हम लोग, उपयोग किया जाता था। तछनी मतलब काट छाट करने वाली चीजें जो है उपयोग किया जाता था, ठीक है। इसके बाद मध्य पाषाण काल में आते हैं हम लोग। मध्य पाषाण काल एक ऐसा काल है जहां लोग शिकार करना शुरू किए। मध्य पाषाण काल एक ऐसा काल है जहां के लोगों ने के द्वारा शिकार करना शुरू किया गया। शिकार करने लगे, मछली पकड़ने लगे, ठीक है, पशुपालन, कृषि, ये तमाम चीजें। और बहुत महत्वपूर्ण जो कई बार एग्जाम में आता है, आग की खोज किस काल में हुई, या फिर मछली पकड़ना नहीं केवल पूछा जाता है, लेकिन सर्वाधिक देखा जाता है क्या कि आग की खोज किस काल में हुई। तो कौन सा काल रहा, मध्य पाषाण काल में आग की खोज की गई। इसके अलावा शिकार करना इंपॉर्टेंट है, मछली पकड़ना इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से इन लोगों को जानकारियां मिली है। यहाँ के लोग जो है वो मिट्टी के बर्तन,
यहाँ के जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन जो हैं वो बनाने लगे थे, और इसका प्रमाण हम लोगों को मांडो जगह है जो इलाहाबाद में पड़ता है वहां पर मिलता है। कहा जाता है विश्व में मिट्टी बनाने का प्रथम जो प्रमाण है वो हम लोगों को इसी काल में, मध्य पाषाण काल में हम लोगों को मिला, जो मांडो में है। अगर पूरा नाम बोला जाए तो चौपानी मांडो, मतलब इलाहाबाद का हिस्सा है ये चौपानी मांडो, जहां से पहली बार ये प्रमाण मिलता है विश्व स्तर पर कि यहाँ के लोग जो हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगे थे। वो युग कौन सा था? मध्य पाषाण युग के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ के जो लोग थे वो अस्थायी निवासी थे। अस्थायी निवासी कहने का मतलब कहीं एक जगह अस्थिर नहीं रहते थे, क्योंकि ये सभी जो भी मानव जाति थे वो आखरेट और पशुपालक थे। मतलब आज हम यहाँ पे हैं, कल इस जगह को छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे, इस तरह की स्थितियां यहाँ मौजूद थी। इसके अलावा कहा जा सकता है पशुपालन में हम ये कहेंगे कि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार के तौर पर इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। भले वो लोग ठीक है मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो पशुपालक रहते हैं, इसके अलावा आखरेट के तौर पे थे, इसलिए वो अस्थायी निवास करते थे। लेकिन हम और आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो पशुपालन पर निर्भर थी, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिल पाया है जो ये दर्शा दे कि भाई ये लोग का अर्थव्यवस्था जो है वो पशुपालन पर निर्भर हुआ करता था। कई क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, जैसे एक जगह था आदमगढ़, एमपी, बागेर, राजस्थान जैसे जगहों पर जो है वो मध्य पाषाण काल के लोग रहा करते थे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नवपाषाण काल। मतलब नवपाषाण काल मतलब क्या हो गया? नया युग में लोग प्रवेश करने लगे। जैसे ही नए युग में प्रवेश करने लगे तो यहाँ पे लोगों का कृषि जो है वो डेवलप होने लगा। ठीक है, जैसे ही नए युग में प्रवेश किए ये लोग, इन लोगों का एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है वो डेवलप होने लगा। अब ये लोग, क्योंकि आग का खोज हम पढ़ रहे हैं क्या, मध्य पाषाण युग में हो गया। आग का खोज किस युग में हो गया? मध्य पाषाण युग में हो गया। तो अब ये लोग जो है वो पूरी तरीके से उस आग के बाद आग भी बना। आग की खोज कब हुई थी स्टूडेंट? मध्य पाषाण काल में सर, गुड। उसके अलावा मिट्टी का बर्तन कब बना था सर? वो भी मध्य पाषाण काल में बना था ना। कब बना था? मध्य पाषाण काल में। जब अगिया मिल ही गया, बर्तन मिल ही गया, तो स्वाभाविक सा बात है अब तो खाना पकाना सीखेगा ना। क्या अब तो खाना पकाना सीखेगा? तो यहाँ पे नवपाषाण काल में क्या रहा? पका हुआ भोजन। नवपाषाण काल में क्या हुआ? पका हुआ भोजन जो है इन लोगों ने आरंभ किया। मतलब भोजन पकाने की प्रथा जो है वो शुरू हो गई। इसके अलावा कपास का उत्पादन, बहुत बार पूछा स्टूडेंट ये क्वेश्चंस, कपास का उत्पादन को लेकर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, तो वो कौन सा युग है? नवपाषाण काल में कपास उत्पादन जो है वो आरंभ हुआ। वस्त्र पहनना शुरू किया ये लोग। चीजों को ध्यान देना, रखना नहीं है ना। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? निम्न पाषाण काल में क्या पढ़े सर? पत्ता पहनता था। यहाँ के लोग जो थे वो पत्ता पहनते थे, पेड़ों के छाल पहनते थे और पशुओं के चमड़े पहनते थे। कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे हम यहाँ पे हम क्या है नवपाषाण काल में कहां पे हैं? कपास उत्पादन। कहां पे हैं? कपास उत्पादन। तो जब कपास का उत्पादन होने लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है कपड़ा पहनेगा ना। कपास का उत्पादन होगा, दैट मीन्स क्या होगा? कपड़ा पहनेगा, वो लोग वस्त्र पहनने लगा। उसके बाद आभूषण भी वो लोग इस्तेमाल करने लगे। आभूषण में कहा जाता है सोने का आभूषण। आभूषण में क्या कहते हैं हम लोग? सोने का आभूषण जो है ये इस्तेमाल करने लगे। इसके अलावा बर्तन, ठीक है, इसके अलावा हम लोग कहेंगे क्या? बर्तन का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर यहां पर होने लगा और धीरे धीरे ये लोग जो हैं अस्थायी निवास करना शुरू किए। देखो मध्य पाषाण काल में क्या था? वो लोग अस्थायी निवास करते थे। मध्य पाषाण काल में क्या था? वो लोग अस्थायी निवास करते थे। लेकिन नवपाषाण काल आते आते वो लोग जो है वो अस्थायी निवास करना शुरू किए। कहा जाता है इस अस्थायी निवास का पहला प्रमाण हम लोगों को जो मिलता है वो एक जगह है बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम में इसका पहला प्रमाण हम लोगों के पास है कि ये लोग
जो हैं वो अस्थायी निवास करना शुरू किए। इसके अलावा कृषि और पशुपालन बड़े पैमाने पर होने लगा। किस काल में? नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन बड़े पैमाने पर होने लगा। क्योंकि हम लोग थोड़े देर पहले देख रहे थे कि मध्य पाषाण काल में ये बिल्कुल नहीं हम कह सकते थे कि अर्थव्यवस्था जो है वो निर्भर कर रहा है केवल और केवल पशुपालन पर, क्योंकि ये कहना मुश्किल था, इसलिए क्योंकि ये अस्थायी थे, अस्थायी तौर पर कहीं पे रहते थे फिर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन जैसे ही नवपाषाण में आए तो हम लोगों का पहला पॉइंट बन ही रहा है कि ये लोग अस्थायी तौर पे निवास करते थे। तो जैसे ही अस्थायी तौर पे निवास कर रहे हैं मतलब क्या हुआ? अब अपने आप को सेटअप में डालेंगे। ये अस्थायी है मतलब क्या हुआ? अपने आप को सेटअप अपना तैयार करेंगे, ये आराम से रहेंगे कहीं पे एक जगह, तभी तो अस्थायी है। एक जगह रहेंगे तभी तो अस्थायी होगा ना। तो जब एक जगह रहेंगे तो ऑटोमेटिकली दाना पानी की व्यवस्था करना होगा ना उनको एक जगह पे, तो एक जगह पे करना होगा। तो यहाँ पे नवपाषाण काल के लिए कहा जाता है कि ये कृषि और पशुपालन दोनों को बड़े पैमाने पर करना शुरू किए। और जब एक जगह रहने लगा तो भाई परिवार बनेगा। एक जगह रहने लगा तो क्या होगा? परिवार बनेगा। तो इनका परिवार जो होता था वो पितृसत्तात्मक होता था, मतलब परिवार का मुखिया जो होता था वो पिता होता था। कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? याद रहेगा ना? ठीक है, गुड। यहाँ पे पितृसत्तात्मक परिवार, दैट मींस परिवार का मुखिया जो है वो पूरी तरीके से पिता होते थे। लेकिन धार्मिक चीजों, धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक गतिविधियां, इन तमाम चीजों की जानकारी नवपाषाण काल के लोगों को नहीं थी। वो लोग केवल पूर्व जन्म पर विश्वास करते थे और मातृ देवी की पूजा किया करते थे। हम जानते हैं मातृ देवी की पूजा का हम लोगों को ये दिखना शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता में ही। पूरी तरीके से यहाँ पे लोग जो हैं वो मातृ देवी की पूजा करते दिखाई पड़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोगों को वहां पता चलेगा ये चीज। इसके अलावा हम लोग कहेंगे दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की संस्कृतियां जो है वो विकसित होना शुरू हुई। अभी तक हम लोग कहाँ थे? इस काल में विंध्य क्षेत्र के एरिया में हम इलाहाबाद की बात कर रहे थे, मतलब उत्तर भारत की बात कर रहे थे। लेकिन नवपाषाण आते आते जो है वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी ये हम लोगों को दिखने लगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास है दक्षिण भारत का वो क्षेत्र जिसको हम नागार्जुन कोंड के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम है दक्षिण भारत का क्षेत्र? नागार्जुन कोंड के नाम से जानते हैं। वहां पर हमको ये स्पष्ट तौर पे मिलता है प्रमाण कि नवपाषाण काल के जो लोग थे वो लोग दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों में भी मौजूद रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। लगातार क्लासेस देखने के लिए और वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। विद्यार्थी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को बेटर दे पा रहा हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखें। क्योंकि जब तक आप मान लो 1 मिनट के लिए सब कुछ करो, अगर आप में से कोई केवल इतना ही वीडियो देख के छोड़ दे तो उसको आगे की जानकारियां कहां से मिलेगी? ये सब एग्जाम में बहुत पूछता है, शिकार करना, मछली पकड़ना, कृषि, पशुपालन, कपास, पका हुआ भोजन, वस्त्र, आभूषण, बर्तन, ठीक है, कुल्हाड़ी, फलक, तक्षणी, बहुत कुछ पूछता है एग्जाम में ये सब। तो अब जब तक लास्ट नहीं पहुंचोगे तब तक वीडियो समझ में ही नहीं आएगा और पता चलेगा कि बस 2-3 क्वेश्चन हेडिंग में पढ़े, 2 मिनट के लिए वीडियो देखें या 5 मिनट वीडियो देखें, 2-3 क्वेश्चन जो हेडिंग वाला है वो समझ में आया, बाकी छोड़ दिए। तो ऐसा गलती ना करें, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। स्टूडेंट्स, क्लास कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।